तो नमस्कार। आज फिर हाजिर हैं हम डॉक्टर संजीव कुमार एक नई हस्ती के साथ, जिससे मिल करके आपको भी होगा एक नया अनुभव। हमारे साथ हैं रति सक्सेना जी, और हम उनसे उनकी साहित्यिक यात्रा, साहित्यिक कार्यों से संबंधित यात्रा पर पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे निभाए हैं इतने सारे दायित्व। नमस्कार दीदी। नमस्कार। आपका अनुस्वार मंच के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अनुस्वार एक पत्रिका है, साहित्य और कला की पत्रिका है, जो इंडिया नेट बुक्स के सहयोग के साथ प्रारंभ की गई है। और अनुस्वार के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए इंडिया नेट बुक्स और अनुस्वार ने मिलकर अनुस्वार मंच की स्थापना की है, जिसमें साहित्यकारों के साथ साक्षात्कार शामिल हैं, काव्य पाठ शामिल हैं, व्यंग्य पाठ शामिल हैं और किताबों पर चर्चा। इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। आज साक्षात्कार में आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। और इस साक्षात्कार में हम चर्चा करेंगे आपकी साहित्यिक यात्रा की और साहित्येतर जो और आपने इंसिडेंटल काम किए हैं, जैसे कृत्या फाउंडेशन का जो काम आप कर रहे हैं, तो हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इतने बड़े दायित्व को निभा रहे हैं। पहली सवाल हमारी ये होगी कि आपका ये साहित्यिक जो यात्रा है, ये कब और कैसे प्रारंभ हुई और इसकी प्रेरणा स्रोत कौन था? देखिए, मेरी कुछ अजीब सी कहानी है जो उत्तर भारत से अलग है, क्योंकि मैं वैसे तो हर कोई लिखता है, शायद कोई भी सोचता है तो वो लिखता है। तो आप युवा काल से कविता के नाम पे कुछ लिखते हैं, और पढ़ती भी मैं बहुत ज्यादा थी। बहुत छोटी उम्र से मैं उपन्यास वगैरह पढ़ने लगी थी, और जब से मैंने अक्षर पढ़ना शुरू किया तब से पढ़ने लगी जी। तो उपन्यास कहानी वो अलग चीज थी, लेकिन मेरा विषय था वैदिक संस्कृत, आगे जाके पीएचडी वगैरह का। तो मुझे हिंदी लिटरेचर से कोई मेरा संबंध नहीं था, क्योंकि पहले तो मेरा साइकोलॉजी, म्यूजिक वगैरह था। उसके बाद में जो धीरे धीरे पोस्ट ग्रेजुएशन में हुआ वो संस्कृत, और उसके बाद में विशेष रूप से एंशिएंट संस्कृत और वैदिक लिटरेचर हुआ जी। और वैदिक लिटरेचर के कारण ये भी नहीं है कि मैंने संस्कृत का साहित्य भी बहुत डीपली पढ़ा हो, मतलब पढ़ते तो तभी है मैं तक, जैसे कालिदास वगैरह सभी पढ़ ही लेते, उस समय तो बहुत अच्छे सिलेबस होते थे। लेकिन जो वो था वो मेरा फिलॉसफी में, और जैसे कहना चाहिए कि चिंतन में, इस वाले एरिया में, जैसे वैदिक है, उपनिषद है, इस एरिया में मेरा ज्यादा झुकाव था। तो और मेरा जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र हमेशा से वाद विवाद, डिबेट, एलोकेशन, उसमें मैंने जब 6ठी 7वीं से, जब से मुझे शब्द का अर्थ भी नहीं आता था, तब से लेके मुझे उसके पुरस्कार मिलने लगे। और नाटक जो होते थे उस जमाने में, स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्कृत के नाटक, नृसिकटिकम वगैरह, ये सब कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक मैं वही करती रही। तो मोस्टली मैं वोकल थी, बोलने वाली थी, लिखने वाली नहीं थी मैं। लिखते तो हर कोई है, हम भी लिख लेते थे जब थोड़ा सा मूड खराब हुआ या कुछ हुआ, कुछ कविता लिख ली, कुछ कविता टिप ली, कुछ कविताएं पढ़ ली, कुछ शायरी लिख ली। इस तरह के डायरियों के काम तो युवा काल में, एक युवा काल का सभी का होता है। फिर मेरा जो विवाह हुआ था 21 साल की उम्र में ही हो गया था पहले ही। तो उस समय मेरा विवाह हुआ। मेरे हस्बैंड इसरो में साइंटिस्ट थे, तो वो उत्तर भारत के ही। तो विवाह के बाद में मुझे तुरंत केरला आना पड़ा। और 75 का जो केरला था आज के केरला से बहुत अलग है। भाषा नहीं थी, खाना गेहूं वगैरह कुछ नहीं था, और बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर था कि एक राजस्थान। और उस समय तो देखिए टीवी वगैरह घरों में ज्यादा नहीं होते थे, तो हम जानते नहीं थे कि ये केरला क्या चीज है, उसकी भाषा क्या चीज है, मलयालम क्या चीज है, कुछ नहीं जानते थे। और यहाँ से एकदम राजस्थान से उठ के आप सीधा केरल में चले जाएं, तो वो जरूर है कि उस समय राजस्थान बहुत खूबसूरत था, रेगिस्तान होते हुए भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन केरल भी उतना ही खूबसूरत था। तो खूबसूरती के अलावा आपको ना भाषा समझ में आ रही है, ना लोग समझ में आ रहे हैं, ना सोसाइटी समझ में आ रही है। और उस समय मैंने पीएचडी, क्योंकि उस समय तो देखिए एज बार नहीं थी ना हम लोगों के जमाने में, तो मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिए थे अथर्ववेद पे, पदार्थ विषय पे मैंने शुरू कर दिया था काम।
जब मेरी शादी हुई थी। मैं 21 साल की ही थी। मेरा 20 साल में मेरा एमए हुआ था और उसके बाद में मैंने पीएचडी, मेरी अच्छा स्टूडेंट थी मैं शुरू जी से मुझे मिल गई। और मैं अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल मान रही थी, और जब मैं यहाँ आके पहुंची तो मुझे पता पड़ा ये कम्युनिस्ट प्लेस है। यहाँ पर वेद को नहीं, वेदांत से मानते हैं, उपनिषद तक तो है, लेकिन वेद को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। और फिर ये सब चीजें मेरी वोकेबुलरी में नहीं थी, मुझे नहीं था पता था। हाँ, ये जरूर है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय हमारे जो मित्र थे उनके कारण से मुझे छात्रा अवस्था में ही जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे, उसके विचारों से जानने का मौका मिला। हमारे यूनिवर्सिटीज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते थे, उनको सुनने का मौका मिलता था, चिंतन का बकायदा मौका मिलता था, समझते थे। और वो विचारधारा अच्छी भी लगती थी कि भाई सबके लिए बराबरी हो, ये सब कुछ। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एरिया था वो हमने यहाँ आके देखा, और इसमें ये देखा कि आपकी एजुकेशन की लाइन भी काट दी गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर नई जगह है और भाषा भी नहीं आती है, कुछ नहीं आता, आपका जो विषय जिसमें आप है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप जैसे जानते हो उस जमाने में शादी का मतलब लड़कियों का बहुत ज्यादा ससुराल का दबाव भी होता था, जी तो सास ससुर भी साथ रहते थे, और उस कारण से मेरा जो वही व्यक्तित्व था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई स्पेस ही नहीं। और जी मैं किससे बात करूं, क्योंकि मेरे लेवल का कोई बात करने वाला नहीं था, जो मैं जी चिंतन पूछ रही थी उसका नहीं था। तो आप अंतर्मुखी धीरे धीरे होते हैं, तब आप अंदर जाने लगते हैं कि क्या करा जाए। खैर ये स्ट्रगल काफी लंबा मेरा चला, बाहर का भी अंदर का भी, और इस तरह से मैंने लिखना शुरू कर दिया। जी लेकिन वो डायरियों में ही लिखती थी, मुझे पता नहीं था क्या करा जाए, क्योंकि मुझे हिंदी लिटरेचर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पढ़ती थी मैंने, पढ़ा सब कुछ था, लेकिन मैं सोचती थी कि बड़े कोई देवदूत टाइप के लोग ही छपते, उस जमाने में छपते भी बहुत कम थे। लेकिन धीरे धीरे ये पत्रिकाएं आई थी, फिर मुझे किसी ने यहाँ पे जो हिंदी प्रचार सभा में, जब मुझे एक्चुअली पहले तो मैंने बीएड करने की कोशिश की, बीएड किया, मुझे हाईएस्ट रैंक थी। उसके बाद भी उन्होंने बहुत समय, बहुत नॉर्थ और साउथ का बहुत ज्यादा अंतर था, तो बहुत हाँ रोड अटकाए गए। और फिर मैंने करा, उसके बाद में मुझे कुछ साल बाद हिंदी प्रचार सभा में मुझे आमंत्रित कर दिया, लिया गया सादर बल्कि। तो वहां पर मुझे, ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह हुई, वहां पर मुझे हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार, मिले विष्णु प्रभाकर झा, विष्णु प्रभाकर जी, मोनिंद्र जी, वो आते थे हिंदी प्रचार सभा, और उनसे मेरी जानकारी हुई। और उन्होंने मुझे पहले तो प्रेरित किया कि आप लिखती हैं वो तो ठीक है, आप छपने की भी कोशिश कीजिए। भाई कहाँ भेजू, मुझे तो मालूम नहीं है। तो कहीं भी उन्होंने बताया, कहीं भेज दिया, कहीं छप गया, वो छपना शुरू हो गया। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, आप अनुवाद कीजिए, मोनिंद्र जी ने कहा। तो मैंने कहा कि उस समय अनुवादक का नाम भी नहीं दिया जाता था, तो मैंने कहा मैं क्यों करूं अनुवाद। तो उन्होंने कहा देखिए, ये एक अलग भाषा है और उसके अनुवाद अच्छे नहीं हो रहे हैं, और आप जिस जगह रहते हैं उसका हवा पानी को आप खाते हैं, मतलब पानी हवा को पीते हैं, पानी पीते हैं, तो आपका कुछ तो उधार है ना इस जमीन का, आप कैसे चुकाएंगे। तो आपके पास शब्द है तो आप अनुवाद कीजिए। तो मोनिंद्र जी ने ऐसे कहा, और उसके बाद मैंने अनुवाद शुरू किया। तो निसंदेह मैंने ये बिल्कुल, ये अनुवाद का जो काम किया उसमें मुझे कोई भी अनुराग नहीं था, मैंने सिर्फ एक सेवा की दृष्टि से शुरू किया था। लेकिन मैंने भाग्य से मुझे बहुत अच्छे उच्च श्रेणी के लेखकों का के अनुवाद का के लिए ही आमंत्रण दिया गया कि आप उनका अनुवाद करके बताइए, या पपणिकर का, बालामणि अम्मा का, इसका। ये बहुत उच्च श्रेणी के थे जिनको करना मुश्किल तो था, लेकिन वो एक बहुत अच्छे अध्यापक मेरे लिए बने। क्योंकि जब आप अनुवाद करते हैं तो आप 5-5 बार पढ़ते हैं, 10-10 बार पढ़ते हैं, और तब आपको पता पड़ता है कि भाई हम तो कुछ भी लिख रहे थे ना। तब हाँ आप लिटरेचर का जो एबीसीडी है, जो उसका ये है तत्व है, वो आप उसको अनुवाद के दृष्टि से देखते हैं कि कवि कैसे सोच सकता है, कहाँ सोच सकता है, किस तरह से शब्द विन्यास कर सकता है। और उसने मुझे मदद की, और इस तरह से मैंने अपना जो लेखन था कविता का, वो भी हुआ। और कविता भी छपने लगी, अनुवाद भी छपे। अनुवाद में मुझे पहली किताब में ही मुझे साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला। इसके बाद में फिर मैं ने अपना ही जो विषय था वेद का, वो मैंने सोचा कि इसको हिंदी में बहुत कम बात करने वाले हैं। जी और क्योंकि उसके विषय पे लोगों को एक यही था कि
वेद मतलब वो एक बिल्कुल अलग चीज है और वो पंडितों की है, वो समझ में आज भी नहीं लोग बात स्मृति और वेद में अंतर नहीं समझ पाते हैं, मनु को और वेद को एक ही समझ लेते हैं, और इस कारण से वो कंफ्यूजन है कि दोनों का ही नुकसान करते हैं, साहित्य का भी नुकसान होता है और सीखने वालों का भी नुकसान होता है। तो फिर वहां पर मैंने वो भी काम शुरू किया, इस तरह से यात्रा मेरी शुरू हुई हिंदी प्रचार सभा से। फिर मुझे यूनिवर्सिटी में भी बुलाया गया कालड़ी में संस्कृत पढ़ाने के लिए, क्योंकि तब तक वेद का यहाँ पर शुरू हो गया था, यहाँ के पास वेद के अध्यापक भी नहीं थे। तो पढ़ा तो मैंने देखा कि जो हमने पढ़ा था और इनके स्टैंडर्ड में बहुत अंतर आ गया है, आज बहुत कम पढ़ाया जा रहा है और स्टैंडर्ड जो विश्वविद्यालय का वो बहुत घटिया है। तो 7-8 साल वहां पे भी पढ़ाया मैंने, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो अपना काम करूंगी, और वही अपने काम में ही मैंने पत्रिका छोड़ने शुरू की 2005 में। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये पत्रिका शुरू करती हूँ एक, तो उसको उसके लिए मुझे बहुत बड़े सिस्टम की जरूरत है जो मेरे पास में नहीं है। नहीं है। और तो ऑनलाइन शुरू हुआ था इंडिया में, उस पहली ऑनलाइन पत्रिका कृत्या थी। तो मैंने जो विदेश में रहने वाले लोग थे उनसे ही मदद ले लेके मैंने ऑनलाइन पत्रिका कृत्या शुरू करी, और उसके बाद में मुझे कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी पत्रिका है, आप एक पोइट्री फेस्टिवल भी शुरू कीजिए। और 2005 में ही हमने पोइट्री फेस्टिवल शुरू किया। शुरू और किया। हाँ, और इस तरह से जो चीज मुझे नहीं आती थी, मैंने तब तक नहीं जानती थी कि पोइट्री फेस्टिवल क्या है, लेकिन बस कुछ करना था, करने का जुनून था हमेशा कर, क्योंकि करती तो मैं हमेशा रही हूँ छठी सातवीं से, लेकिन मैं कुछ ना कुछ काम में एक्टिव रही हूँ, तो वो करा। और फिर वो ये पहला फेस्टिवल था इंडिया का, पहली पत्रिका अच्छा थी। फॉर्मेट, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट। हाँ, और इसमें हमने पोइट्री को ये दिखावा, अब जो होते हैं फेस्टिवल दिखावे होते हैं, बहुत बड़े बड़े आपके पास बैनर होते हैं, हमारे कभी बैनर नहीं होते हैं, या हम कभी भी बहुत दिखावा नहीं करते हैं। और हमारे जो बाहर से विदेश से पहले फेस्टिवल में 2007 में इंटरनेशनल किया था, 17 इंटरनेशनल पोइट्री पोइट्स आए थे, इसमें 4 आयरिश बड़े सीनियर पोइट्स थे। तो ये कुछ क्योंकि कृत्या ने क्या किया कि हमने बाइलिंगुअल किया। उसका कारण ये था कि मैं साउथ में रहती हूँ, तो साउथ वालों को हमने ये सोचा कि पहले तो ये जो आजकल तो लोग इंग्लिश सब बहुत बच्चे समझ गए, उस समय इंग्लिश भी नहीं जान रहे थे ना। तो हमने ये किया कि इंडियन लैंग्वेजेस का जो है वो इंग्लिश में अनुवाद हमको मिले, और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का हम हिंदी में अनुवाद करें। और हमने बहुत से ऐसी वो निकाले, इश्यूज निकाले, जैसे पॉलिश इशू निकाला, जो पोलैंड के लोगों को नाजी के समय बाद में भी उनको सता के, और वो बेचारे मतलब हमको आज तक यही हम सोचते कि जर्मनी रहे थे कंसंट्रेशन कैंप में, लेकिन पोलिश को भी रखा गया था। और फिर जब वो बचे थे तो उनको जब अमेरिका में गए, और किस तरह से उन्होंने, क्योंकि वो तो फिर उनको तो मैकेनिक वगैरह बना के रख दिया था ना, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो उन लोगों की की जो जिंदगी थी उस पर एक इशू था, इटालियन उस तरह के। तो हमने इस तरह के भी इशू निकाले पूरे, उसमें हिंदी में भी थे, अंग्रेजी में भी थे। तो हम चाहते थे कि वहां का जो कल्चर है वो यहाँ पर आए, यहाँ का। तो उसका मुझे ये भी फायदा मिला कि मुझे एक बार जब मैं टर्की गई थी तो मुझे लोगों ने कहा कि हमने एशियन लिटरेचर को कृत्या के माध्यम से पढ़ा है। अब तो फेसबुक वगैरह आ गई, तब तो कुछ भी नहीं था ना 2005 से 7। बात है। तो हाँ, तो इस तरह से ये कृत्या जो है इंटरनेशनली इसने बहुत ग्रास्प कर लिया, और इसी कारण से मुझे 2009 से ही, मुझे 8 से ही, ये 5 में शुरू हुआ है, छठा और 6 में इंटरनेशनल, 7th में इंटरनेशनल फेस्टिवल, 8 में इंटरनेशनल, और 8 से मुझे इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में इनविटेशंस मिलने शुरू किए। तो मेरी अपनी भी उड़ान शुरू हुई, मैंने भी दुनिया को देखना शुरू किया, कैसे लोग हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो बस चल दिए रास्ते में हो गया ऐसे ही। ये चलना पहला कदम ही कठिन होता है, उसके बाद तो धीरे 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 आप रफ्तार पकड़ लेते हैं। और चूंकि आपका हाँ, फॉर्मेट बहुत अच्छा है, इसलिए उस फॉर्मेट को कहीं फेल होना ही नहीं था। धीरे धीरे उसमें ज्यादा लोग जुड़ ही जाने थे। हाँ, सेल इसलिए नहीं होना था कि मैंने इसमें बेनिफिट नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पास जो भी लोग आए उनसे कहा कि आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, इसके बाद आप जुड़ सकते तो जुड़िए। और मेरा भी तो सारा ओपन है, सारा इसका मतलब हम लोग को अकाउंटेंट वगैरह सब रखने पड़ते हैं। तो ये वो कहता था कि आप कैसे चलाएंगी इसको, तो मैंने कहा अगर जहां पैसा आएगा
वहां पर ये स्पॉइल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक कह रही हूँ। तो ये बस आपकी बेटी जैसे रखिए आप। तो इसी तरह से मैंने उसको चलाया। और जो भी इसके साथ जुड़े उनको मैंने यही कहा कि अगर भाई ठीक है, तुम्हारा टिकट का खर्चा है वो हम दे देंगे, लेकिन अगर तुम ये एक्सपेक्टेशन से आते हो कि यहाँ से तुमको कोई बेनिफिट मिल जाएगा तो वो नहीं मिलेगा। ठीक बात। तो इस कारण से ये चला। नहीं, अच्छा चला और अच्छा चलेगा। और हम तो बल्कि ये कहेंगे कि कहीं हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो जरूर याद तो कीजिए। सबके सहयोग की आवश्यकता है इसमें, तो आप लोगों के भी सहयोग की जरूरत है बहुत ज्यादा, सबके सहयोग की जरूरत। आगे चलते हैं दीदी इस बात पर कि आपका जो रचनाओं का प्रकाशन वगैरह हुआ वो कब से शुरू हुआ, पहली रचना आपकी कब प्रकाशित हुई और कैसे? हाँ, अब मेरे को डेट तो नहीं मालूम। जैसे शुरू शुरू में तो क्या था कि साउथ में ही कुछ पत्रिकाएं थी, तो मैं वहीं भेज देती थी, मुझे मालूम ही नहीं था। इसके बाद में फिर मुझे यहाँ हिंदी ऑफिसर्स वगैरह थे, उन्होंने मुझे छोटी जो पत्रिकाएं होती है ना, तो पहले वहां पे जयपुर में, राजस्थान में मधुमती में बहुत छपी हूँ मैं, और राजस्थान में बहुत सी पत्रिकाएं थी, वहां पे भी छपी मैं मतलब जिसके एड्रेस मिल जाते थे, है ना। बागर्त में भी मेरा अनुवाद वगैरह छपे, तो ये मेरा हुआ। जहाँ दिल्ली का था तो वहां पे मुझे नहीं दी गई जगह। उसके कई कारण थे। कारण ये थे कि मैं उनके गैंग में जुड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे ताना डाला गया था कि आप इस गैंग में जुड़िए, तो मैंने मना कर दिया था। और मैं आउटसाइडर थी उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के मुझे ब्लॉक किया गया, जो ओ, दिल्ली। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्योंकि मैं जो साहित्य में आई हूँ मैं अपने लिए आई हूँ, अपने आनंद के लिए आई, मेरी अपनी खुशी के लिए आई हूँ। और उसमें आनंद में दुख भी निकलता है, सुख भी निकलता है, सब निकलता है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आनंद मनाती हूँ, लेकिन मैं उससे कुछ कमाने नहीं आई। ठीक बात है। ना तो पुरस्कार और ना ही पैसा। तो पुरस्कार तो मुझे बचपन से इतने मिल गए थे कि मैं बाद में मैंने पुरस्कार अपने, जो अभी मेरे बच्चे कहते हैं वो छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने वो जो मुझसे मैं कॉलेज तक जो शील्ड कप वगैरह मिलते हैं, तो मैंने उसमें तो पीतल के मिलके पॉलिश होते थे, मैंने उसमें दे दिए, पीतल के बर्तन दे दिए। अब मेरी बेटियां कहती मम्मी रखना चाहिए, मैंने कहा तुम भी नहीं रखती, कबाड़े को कौन रखता है। तो तो वो होता है, ये सब टुकड़े ही होते हैं। हाँ, उस समय की खुशी, वो पल आपके मन में रहता है। मुझे आज भी याद है कि पहली बार मुझे पुरस्कार मिला तो मुझे मन में कैसे खुशी मिल हुई। तो मतलब फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, वो खुशी तो आपके साथ रहती है ना, वो काफी है। वो वही पर्याप्त है। वही बढ़िया, बाकी सब मैंने कागज के टुकड़े। मैं अपने बारे में भी दो बातें आपके संज्ञान में लाऊं। जी मैं बजाज ग्रुप में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था जी। और 24x7 हम्म। उसी में बंधन में रहते थे, या समझो फंसे रहते थे किसी न किसी सवाल में। हाँ, बजाज ग्रुप। साहित्य में पहली रचना मेरी 1975 में छपी थी, जब मैं 15 जी साल का था। उसके बाद जी। लिखते रहे, लेकिन वो सब कहाँ भेजो, कहाँ छपने जाए, ये कुछ पता ही नहीं, नया समय। मैंने सोचा लाइफ में 5-10 साल ऐसे भी होने चाहिए ना जो आप अपने लिए जिए जी और अपनी जी। हॉबी को पूरा करें। तो 2016 में मैंने निवृत्ति ले ली शैक्षिक तौर पर। और उसके बाद में, चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और मैं हम्म, हेड ऑफ लीगल भी था वहाँ पर, तो मैंने हम्म, सोचा प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी रुचियों पर काम करेंगे। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बार काउंसिल बार मेंबरशिप ले ली और काम शुरू कर दिया लीगल प्रैक्टिस में। मुझे 2000 से मैं किताबें लिख रहा था लीगल साइड में। 36 किताबें मैंने लीगल में लिखी हुई हैं जो प्रकाशित हुए हैं। तो 2 किताबें कंप्लीट करी इसी बीच में। और फिर मुझे लगा कि अब हिंदी की किताबों का काम भी किया जाए, सारा सामग्री इकट्ठा करके मैंने उनको किया। तो अब तक हिंदी के लिटरेचर में डिफरेंट विधाओं में 78 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, वाह क्या बात है। जिसमें 13 प्रबंध काव्य हैं, 5 चार चार आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और बाकी सब कविता संग्रह वगैरह हैं। बहुत सुंदर। तो फिर मैंने देखा कि प्रकाशन एक बड़ी हम्म। डिफिकल्ट चीज है। जब इतना छपे, जब 5-10 किताबें मेरी छप गई किसी तरीके से,
तो मुझे लगा यार इस तरीके से काम करने के बजाय मैं खुद ही प्रकाशन शुरू करता हूँ, जो और लोगों की मदद भी करूंगा और अपना भी काम चलता रहेगा। तो 3 साल पहले हम प्रकाशन में आ गए। इंडिया नेट बुक्स के नाम से हमने प्रकाशन शुरू किया इंडिया में, और अब अमेरिका में भी हमारी इंडिया नेट बुक्स LLC है। तो ये 2 जगह पर हमने प्रकाशन का काम शुरू किया। फिर एक पत्रिका अनुस्वार शुरू की, वो भी काफी अच्छा मिला मेरे को सपोर्ट सबका, तो वो शुरू हुई। फिर बाकी और चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई। अब तक हम 480 किताबें पब्लिश कर चुके हैं, बहुत और 165 किताबें हमारी लाइन में है, पाइपलाइन में है, पेंडिंग। तो काम बहुत हो गया। मेरी धर्मपत्नी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हम दोनों मिलकर के अपना पोस्ट रिटायरमेंट जो है ना इसी काम में बिताते हैं। मेरे भी किताबों के नाम पर आप ये सोचिए कि मैंने 15 तो मलयालम किताबों का अनुवाद किया था, और 5-6 मैंने इंटरनेशनल का अनुवाद किया, तो अनुवाद की 21 हो गई। इसके बाद मेरी 6 किताबें अपनी पोइट्री की है, उसमें से 1-2 मैंने खुद ने इंग्लिश में अपनी ही रीराइट कर ली है, वो करके वो हो गई है। फिर मेरी जो किताबों का मतलब कविताओं का करीब 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में अनुवाद हो चुका है, टर्की वगैरह, सर्बियन वगैरह, तो वो तो हो चुका है। इसके अलावा मैंने फिर कुछ किताबें इंग्लिश में लिखी, जैसे अभी मेरी किताब है वो पोइट्री थेरेपी पे, वो काफी अच्छी मानी जा रही है कि ए फिस्ट विच ओपन्स पोइट्री थेरेपी फ्रॉम डिस्टेंस पास्ट टू प्रेजेंट फ्यूचर। वो कल 350 पेज की है, और हवाकल ने छापी है वो। उसमें देखिए, जो वहां पर इंग्लिश वाले जो पब्लिशर्स, उनका यह है कि अगर बुक अच्छी है तो वो एक पैसा आपसे ना ही मांगते हैं, और वो आपको वो भी है भाई, आपको कम परसेंट होता है, लेकिन परसेंट आपका होता है उसमें भी। तो वो उन्होंने छापी है। फिर मेरी एक कविता की इंग्लिश ट्रांसलेशन था, तो उसको पोइट्री वाले ने छापी थी, तो उसको अवार्ड भी मिला था ट्रांसलेटर को। और इसके अलावा फिर मैंने एक है कि मेमोर लिखा था, एवरीथिंग इज पास्ट टेंस, आई पुणेकर पे, और एक आलोचना की किताब बालामणि अम्मा, जो बहुत बड़ी कवित्री थी केरल की, जिसके बारे में मलयालियों ने भी नहीं ज्यादा लिखा, वो लिखा था साहित्य अकेडमी के लिए। फिर मेरे 2 तो छप चुकी है यात्रा वृत्तांत, तो मेरे 3 यात्रा वृत्तांत रखे हुए, छपे नहीं है। तो उसे आप हमें भेज दीजिए। अच्छा, तो वो यात्रा वृत्तांत, एक तो मुझे यात्रा वृत्तांत में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फोटोज भी होनी चाहिए, लेकिन हिंदी में फोटो छापने का रिवाज ही नहीं, क्योंकि कहीं जब आप यात्रा के लिए लिख रहे हैं, किसी कंट्री के लिए लिख रहे हैं, कम से कम 2 या 4 फोटो तो हो। जबकि अंग्रेजी की जो मेरी रिसर्च काइंड ऑफ बुक है, उसमें वो है। फिर मेरे वेद पे काफी काम हुआ है, और कई जगह, और उस पे भी मेरी एक किताब है कि द सीड ऑफ माइंड, अथर्वेद, फ्रेश अप्रोच टू अथर्वेदिक स्टडी वगैरह। और अभी तो क्या था कि बस यही मेरी यात्रा वृत्तांत 3 है, और मैं सोच रही थी 3-4 रखी है तैयार, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप किताब दे दीजिए, आप 50 खरीद, मैं खरीद लेंगी बाद में, वो अलग है, लेकिन मैं खरीद कर किसको बेचूंगी? मेरे पास तो, मैं तो साउथ में रहती हूँ, या किसको दूंगी मैं? तो आप 50 के आप पैसे दे दीजिए, ये करिए। तो मैंने कहा मैं पैसा लेके किताबों को कहाँ रखूंगी, बताइए आप। तो ये जो था, इस झंझट के कारण मैंने हिंदी का भी कुछ लिखा नहीं, इंग्लिश में भी मेरे पास। हाँ, तो एक लड़की लिख रही है एक नॉवल मेरे साथ मिलके, वो मेरी ही लाइफ पे, आउटसाइडर के नाम पे, क्योंकि केरल में जो स्ट्रगल था आउटसाइडर के रूप में, आप केरल में आए हैं तो आप यहाँ के भी आउटसाइडर और वहां के भी आउटसाइडर हैं। तो उसने लिखना शुरू किया है नॉवल, इंग्लिश में ही, देखते हैं क्या। अभी बहुत दिनों से तो मैं आराम से हूँ। अब इतनी सारी जो आपका रचनाएं हैं, जो इतना बड़ा व्यापक रचना संसार है, इसमें से एक किताब का नाम आप याद करके बताएं कि वो जो आपको सबसे प्यारी लगती है। होता ना कोई, वैसे तो सारे अपने बच्चे हैं। हाँ, मैं अभी 2 किताबों के नाम लूंगी। एक तो अपनी कविताओं को मैं, जैसे ये लास्ट वाली है कि हंसी एक प्रार्थना है, वो मुझे क्योंकि उसकी बहुत सी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। जी जी। और दूसरी मुझे यही जो मैंने आपको बताया ना कि फिस्ट विच ओपन पोएट्री थेरेपी फ्रॉम
डिस्टेंस पास्ट टू प्रेजेंट फ्यूचर, उसमें मेरे 4 साल लगे। और उसमें मैंने वो मेरी एक्चुअली कहना चाहिए कि मेरी चिंतन की भी एक यात्रा है, क्योंकि जब मैं अथर्ववेद पे काम कर रही थी तो मुझे लगा था कि यहाँ पर ये रोग वाले मंत्र क्यों हैं, आप रोग के लिए दवा देते हैं, मंत्र क्यों बोल रहे हैं, हाँ मतलब गाने क्यों गा रहे हैं, जी आप रोग से क्यों बात कर रहे हैं, आप मृत्यु से क्यों बात कर रहे हैं, या आप रोगी से क्यों बात कर रहे हैं। तो मुझे उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, और धीरे 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 जब मैंने यूरोप में कंट्रीज में जाना शुरू किया, तब मैंने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है केवल हमारे भारत में ही नहीं, आप शबनम है या नेटिव अमेरिकन है या अफ्रीकन जो है, वो एक एंशियंट जो कल्चर, एक एंशियंट जो कल्चर थे जिसको हम भूल गए हैं, है ना, जो जी बहुत जी जो खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। हमारे यहाँ तो भाग्य से वेद वगैरह जिंदा है, तो बहुत जगह से तो तबाह हो गए। उन सब जगह ये रोगों में और रोग और कवित्व में और संगीत में, या उसमें एक संबंध था, यहाँ तक ग्रीक तक में था। तो जी जब मर जाता था कोई, तो उसके लिए जब लिखते थे तो वो कविता के रूप में ही लिख कर उसके साथ में डाला जाता था, तो वहां से ही। तो ये सब चीजें थी उस समय बहुत पुराने कल्चर में। तब फिर मुझे लगा कि इसको हम आगे भी देखें, तो आगे भी देखें, और इस तरह से मैंने उसको रिसर्च करनी शुरू की। और हमने फिर कृत्या में भी कम से कम 2 फेस्टिवल हमने ऐसे चलाए थे, जहां पर हम अपने पोइट्स को लेकर हॉस्पिटल्स गए, कैंसर वार्ड लेके गए, ओल्ड एज होम लेके गए, अनाथालय लेके गए। और हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कविताएं सुनाए, जैसे अनाथालय गए तो बच्चों के साथ अपनी बचपन की कविता सुनाते रहे, लेकिन उसका मैंने देखा कि बच्चों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट था, हाँ क्योंकि देखिए हाँ देखिए अगर जी आप को याद करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब वो उनको कार्बंकल हो गया था, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हनुमान बाहु। जी और हनुमान जी की आराधना है बेसिकली हनुमान बाहु में। और उसके बाद उसका कार्बंकल ठीक हो गया। तो ये जी तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि पहले जो मंत्र से चिकित्सा होती थी, वो धीरे धीरे उसके रूप बदल गए, वो झाड़ फूंक पे आ गई। जी जी झाड़ बिल्कुल फूंक पे आ गई तो विद्या का विकास नहीं हो सका, बल्कि वो बैकवर्डेशन में चली गई। वो खाली मंत्र से नहीं होती थी, वो ऐसा होता था कि जब औषध को सिद्ध किया जाता था तो मंत्र से औषध को सिद्ध करते थे, और दवा तो ट्रीटमेंट तो औषध से ही होता था, लेकिन जो उसको शक्ति देने के लिए वो हर प्रकृति के हर तत्व को वो को सम्मान करते हैं। समान। तो जब वो, हाँ, तो वो औषध को लेते थे तो पेड़ से कहते थे कि तुम अपने सुंदर पत्ते दे दो, मुझे इस रोगी की चिकित्सा करनी है। हाँ, जब वो वनस्पति कलेक्ट करने लो, जाते जी जी दवा बनाने के लिए। जी जी। और उससे ओखल से कहते थे तुम अच्छी तरह से पीसो, और वनस्पति तुम अच्छा रंग दो, और तुम्हें मैं उसको औषध, वनस्पति का असली नाम जो है संस्कृत में वैदिक में औषधि है, हाँ औषधि नाम है ना। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कल्चर था, और उसको हमने वही झाड़ फूक आ गया। और आजकल तो देखिए पढ़े लिखे लोग ब्लैक मैजिक के नाम पे क्या करते हैं और क्या हो रहा है, आजकल तो हर चीज गलत हो रही है, उसको भी हम गलत को ही हम सही मान, सारा मिसयूज हो रहा है अपनी नॉलेज। क्योंकि क्योंकि हमने अपनी नॉलेज को छुपा फेंक दिया कि कचरा है। नहीं, आपने पढ़ा नहीं, आप पढ़िए, उसमें से अच्छा तो कम से कम लेते हैं। आपने कैसे सोच लिया कि 5,000 साल या 3,000 साल जो साहित्य लिखा गया है लंबा, वो बिल्कुल बकवास था, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं, हमने उपयोग नहीं किया। उपयोग नहीं किया, पढ़ा नहीं। जबकि विदेशों में उन चीजों के ऊपर रिसर्च हुई, शोध हुई, और उन लोगों ने उसी के बेसिस पर अपनी नई नई थ्योरी डेवलप कर ली, जबकि ओरिजिनली बहुत उसकी जगह इंडियन थी। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत जगह पे ऐसा हुआ। चाइना में मैं कितनी बार गई हूँ एक जगह पे साल भर, तो वो अभी तक उसको क्रेडिट देते हैं कि हमें ये भारत से आया है, ये इंडिया से आया है, हिंदी हिंदी बोलते हैं वो, हिंदी से आया है, अभी तक वो क्रेडिट देते हैं कई चीजों के। वो तो उनके पास में हिंदी से आया ही, उनका हिंदी बोलते हैं। और वो इसके अलावा वो हिंदुइज्म के भी बहुत से उनके रूप आए हैं उनके पास में, और फिलोसफी के जो रूप आए हैं उनके पास में, वो भी उसको भी वो क्रेडिट देते हैं। वेरी गुड। दीदी, आप कविताएं लिखती हैं और पहली रचना शायद आपकी कविता छपी, तो कोई एक कविता सुनाएंगे जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? मैं
पुराने नहीं, बहुत पुराने नहीं, लेकिन हाँ नहीं, कोई भी नई या हाँ पुरानी जो आपको अच्छी हाँ लगती है। हाँ, मैं सुनाती हूँ, 1 मिनट मेरे को दे देंगे आप, जी थोड़ा जी सा आपको कट ऑफ करना पड़ेगा बीच में से, जी। ठीक है। हाँ। हाँ, जी मैं एक कविता सुनाती हूँ, माँ पर है, और क्योंकि माँ एक ऐसा विषय है, वो सार्वभौमिक है। और जी ये जी। ऐसी है, ये कविता ऐसी है कि बहुत भाषाओं में इसके अनुवाद होते, और जिसने इस कविता को सुना, वो कहते हैं, "ये तो हमारी कविता है।" मतलब ऐसा, क्योंकि सबकी माँ होती है ना। सबकी माँ होती है तो सबकी अनुभूति हाँ, कमोबेश बराबर होते हैं। बराबर होती है। और तो और ये साथ में माँ के साथ साथ ये एक जनरेशन गैप की भी, जो आज का मॉडर्निज्म है और उस जमाने में जो एक महिला का मॉडर्निज्म था, या महिला की एक था आत्मसम्मान, उसकी है। तो कविता इस तरह से है, कुछ बचाकर रख लेती थी माँ, कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुविधा में, खाली नहीं होता था माँ का भंडार, थोड़ा बहुत बचा कर रख लेती थी, तेल, अनाज, दाल या अचार, कुछ बचा कर रख लेती थी माँ, बढ़िया में नमक के दाने, मर्तबान में गुड़, जी लेते थे सदियों उसकी जादुई कोठरी, सिम सिम कहे बिना जिसमें से माँ निकाल ले आती थी थोड़ा बहुत जरूरत का सामान किसी भी समय, माँ बचा कर रखती थी, माँ बचा कर रखती थी थोड़ा बहुत मांस कमर और कूल्हों पर, एक के बाद एक अनजान जन्मते 7 बच्चों के लिए, एक के बाद एक जन्मते 7 बच्चों के लिए, और उनकी भूख के लिए जो नहीं कर सकते थे दुर्दिन का साक्षात्कार, हम्म। और उन गुदगुदे एहसासों के लिए जिस पर सोई थी उसकी अगली पीढ़ी, बचाकर रखती थी माँ वे किस्से और कहानियां, बचाकर रखती थी माँ वे किस्से और कहानियां, अनजानी धुने, सपनों की सीढ़ियां, बच्चों के, उन बच्चों के लिए जो बड़े होने तक ठिठके रहे नानी की कहानियों, माँ ने आखिरी समय, माँ ने आखिरी समय बचाकर रखी थी कुछ सांसें, बेटियों का मैका बनाए रख पाने के लिए, पानी में पड़ी शक्कर की बोरी की तरह घुलती रही, और फिर छोड़ गई चाशनी सी मीठी, अनगिनत यादें बचाकर रख लेती थी माँ, कुछ भी बचाकर रख लेती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। ये तो सार्वभौमिक कविता है, सबकी बहुत लगता है। माँ है। और सब माएँ करीब करीब ऐसी होती हैं, उनको हाँ जी। लगता है कि वो अपना भंडार, अपनी व्यवस्था ऐसी करके रखती हैं कि महीने 2 महीने जरूरत पड़े तो शायद चल जाए किसी परिस्थिति में। कविता के अलावा आपने अनुवाद की दुनिया में काफी काम किया, जी, कथाएं, कहानियां भी लिखी क्या? और मैंने लिखी, कुछ लिखी। एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट था वो कथा और कहानी में था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी, देखिए जब हमने लिखना शुरू किया था तो आपको भी याद होगा उस समय पेन, वो आपको कलम से लिखना पड़ता था, जी आपके पास मोबाइल नहीं होते थे ना, तो नहीं ये लैपटॉप वगैरह ये इसमें नहीं होता था, ये तो बहुत लेट शुरू हुआ है, 97 से मेरे पास आया है ये, उसमें 97 98 से, उससे पहले तो मैंने सारा काम, अनुवाद वगैरह भी, इतनी किताबें भी मैंने हाथ से लिखी हैं, हाँ, 2 2 4 4 ड्राफ्ट, मतलब अभी तक पेपर रखे हुए हैं मेरे पास में, तो सब हाथ से लिखना होता था। मैं थोड़ी स्लो राइटर हूँ शुरू से, बहुत स्लो राइटर हूँ, जी। और मेरा दिमाग बहुत तेज चलता था। तो हुआ ये कि मैं नॉवेल
सॉरी, तो नॉवेल्स जो थे वो मेरे दिमाग में तो तैरते थे, लेकिन मैं नॉवेल्स को लिख नहीं पाती थी क्योंकि उस स्पीड से मेरे हाथ नहीं चलते थे। लैपटॉप या कंप्यूटर में तो चल जाता, और उस कारण से क्या अच्छा, जो लेख मैंने बहुत लिखे, चिंतन वाले लेख, उसमें क्या होता है कि आप लेख में तो क्या होता है कि आप 4 लाइन लिखते हैं, इसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि आप इसको लाइन को कैसे बनाए, यहाँ पर आप क्या जोड़े। जी लेकिन कहानी तो आपकी एक बार शुरू होगी तो कम से कम 1 पेज तक तो चलेगी ना। बिल्कुल। तो फिर मैंने लिखा ही नहीं। तो लिखी 2-4 कहानियां लिखी, छपी भी, कथन वगैरह में छपी, रमेश उपाध्याय ने भी छापी थी एक कहानी मेरी, उसकी प्रशंसा भी हुई। लेकिन बस फिर मैंने सोचा कि और कविता में एक आसानी भी होती है कि आप बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देते हैं। बहुत सारी बातें कह रहे हैं, मेरा भी यही अनुभव। हाँ जी। इसीलिए मैं भी गद्य में ज्यादा नहीं कर पाया, हाँ, कविता में बहुत कुछ किया। गीत आपके बहुत बढ़िया और आप गाते भी बहुत बढ़िया। आपका मैंने उस दिन गीत सुना था तो बहुत बढ़िया है, बहुत कम शब्द बहुत कम है आपके, शब्द की कंजूसी है गीतों में, और अच्छा गाते हैं और अच्छा प्रस्तुति बहुत अच्छी है। तो ये एक आशीर्वाद होता है इस तरह से प्रस्तुत करना। हाँ, मुझे याद आया कि उसमें हमने पिता के ऊपर कविता जी पढ़ी बहुत थी। अच्छे। थैंक जी यू। जी। तो अब वर्तमान में जो आपका लेखन कार्य चल रहा है वो किस दिशा की तो ओर जा रहा है? कथा कहानी की ओर जा रहा है या कविताएं लिख रही हैं? देखिए ऐसा है कि कविता कभी भी सोच के मैंने नहीं लिखी, कविता मेरे पास आई है, मैंने उसको नोट करा, दर्ज किया। कभी भी मैं ऐसे नहीं बैठी कि मुझे आज कविता लिखनी है, मुझे लिखनी है। कविता अगर आ गई तो मैंने उसको नोट कर लिया, और मेरे पास अधिकतर कविता आई है, अधिकतर। जी मैंने नहीं कोशिश की है। चिंतन में सोच के करती हूँ तो वो मेरे उसमें मुझे मजा भी आता है, पढ़कर सोच के करती हूँ मैं, उस पर तो मैं लिखती हूँ। अभी मैं 6 महीने से काफी बीमार हूँ, थी, अभी भी हूँ। अभी मेरा रेडिएशन थेरेपी अगले सप्ताह से शुरू है। तो रेडिएशन थेरापी? तो क्या हैव यू डेवलप्ड कैंसर? जी, मेरे को अभी जुलाई से, मैं आपको उस समय जब मैं फेस्टिवल चल रहा था तो शायद था अंदर, लेकिन तब पता नहीं पड़ पाया था, 38 चल हो रही थी, लेकिन उस सब के बाद में मेरा ये सर्जरी वगैरह हुई और कैंसर निकला, और उसके बाद में मैं कीमो से निकली हूँ अभी 15-20 दिन पहले, और अभी मुझे रेडिएशन का, तो मैं 6 महीना तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ यही बार बार सोच रही थी कि हाँ, जिंदगी में कितना इंसान को चाहिए होता है, और जिंदगी कितनी जल्दी खत्म होने को हो जाती है। जब हम शुरू करना सोचते हैं तो खत्म होने के उस पर भी हम आ जाते हैं। नहीं नहीं, तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ वो ठीक है, वो मतलब 6 महीना तो मेरा इसमें चला ही गया, और कोई बात नहीं। ये भी एक है, मुझे सेटिस्फेक्शन भी है कि मैंने जो करा वो किया मैंने जो। लेकिन और मैंने घर भी चलाया, बच्चों को भी किया, पाला भी, परिवार भी चलाया, नौकरी भी की। उस सब के साथ में मैंने अनुवाद और मेरी किताबें और मेरी यात्राएं की। तो यात्राएं मुझे खत्म करनी है, क्योंकि वो ऐसे जगहों की, मेरी यात्राओं में केवल स्थितियों के नाम या वैसा नहीं है, क्योंकि मेरा इतिहास भी जाता है। तो वो मेरे जब जाती हूँ तो लिख लेती हूँ, तो काफी कुछ लिखा हुआ है। तो 3-4 बुक्स मेरी यात्रा की हो जाएंगी अभी तक। वो जैसे अब सारी मैं, मुझे भेज दीजिए दीदी, वो आप अच्छा, सारी को मुझे भेज दीजिए, आई पब्लिश। थैंक यू वेरी मच। तो वो मैं बस यात्राओं वाला मैं 3-4 जो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो मुझे फिर वापस अगर कोई काम करना है तो फिर मुझे फिलोसफी पे करना है वापस, कि जो वैदिक फिलोसफी है और उसका जो क्या हो सकता है आज के साइंटिफिक, और उसका क्या अंतर है, क्या किस तरह से हमें, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम उसको बहुत बहुत करें, लेकिन हमारे साथ जुड़ा हुआ, कैसे जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें, जी। उस पर भी मुझे कुछ लिखना। तो आप और मेरी किताब का मैं आपको भेजूंगी, तो फिस्ट विच ओपन, वो भी किताब अच्छी है, और उसको हिंदी में भी कोई एक ने कहा मैं अनुवाद कर सकती हूँ। मैंने कहा आप प्रकाशक ढूंढ लीजिए, मैं आपको दे दूंगी। तो वो भी एक नई चीज है। कोई भी चीज हो आप मेरे पास भेजिए। आप ही, राशन का कार्य
मेरे जिम्मे कर दीजिए। जी, मैं उनसे कहूंगी जो कह रही थी मुझे अनुवाद करना। अब तो सामाजिक परिवेश में जो कुछ घटित हो रहा है, जो जिस गति के साथ घटित हो रहा है, उसका आपके रचना संसार पे कितना प्रभाव पड़ता है? काफी काफी प्रभाव पड़ता है। और मैं काफी कुछ, आपने शायद देखा होगा कि मेरी फेसबुक की तो होती, वो सिर्फ सामाजिक होती है, उसमें मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। तो मैं सामाजिक विषयों पे ही फेसबुक पे लिखती हूँ, और बहुत कुछ है। और इसका प्रभाव पड़ना भी चाहिए, क्योंकि एक आप कवि है, लेखक है, तो आप एक केवल वो नहीं है, बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं हो सकते हैं। आपको समाज के लिए निष्पक्ष भाव से आपको सोचना पड़ेगा, एक मनुष्यता के बारे में सोचना पड़ेगा, मानवीय कोण से सोचना पड़ेगा। और सबके लिए, प्रकृति, समाज, पुरुष, ये जानवर, सबके लिए सोचना पड़ेगा। और आज की जो सामाजिकता है, शायद हम बहुत बूढ़े हो गए या बहुत पुरानी पीढ़ी के हैं, या मुझे अचंभित करती है कि कितना दिखावा या कितना अधिक छल प्रपंच जो हो रहा है। क्या इसकी जरूरत है? क्या इसके लिए हम सामान्य नहीं रह के जी सकते? बहुत सहज रह के नहीं जी सकते? उससे हमको संतुष्टि मिलेगी नहीं। हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हम किसी बाबा या किसी उसके पास जाएं? हमारे माता पिता तो नहीं जाते थे, अगर हद से ज्यादा घर में पूजा कर ली या कभी कभार मंदिर चले गए, उसके बाद संतुष्ट जीवन जीते थे। तो आज क्यों इतना तकलीफ हो रही? और इस धरती पे कि आज भी दुनिया में कहीं भी आप जाइए, तो भारतीयता के लिए या भारतीय साहित्य के लिए पूरी दुनिया में सम्मान है, पढ़े लिखे लोगों में। यस, मैं बड़े बेपढ़े की बात नहीं, पढ़े लिखे लोगों में सब। आपको तो पता होगा, अमेरिका में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, और वो हाँ हमसे हाँ अच्छा लेते हैं। हाँ। मैं मैं लॉस एंजल्स में एक यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया था। तो वहां पे तो आपको मालूम ही होगा, यूनिवर्सिटीज में वो पैसा डिपार्टमेंट से इकट्ठा करते थे। मेरा टिकट के लिए भी उनको संस्कृत डिपार्टमेंट से भी कुछ पैसा लेना पड़ा था, क्योंकि बुलाया था मुझे, था ट्रांसलेशन वाले ने। लेकिन तो मैंने देखा कि वो जिस तरह से गीता पढ़ा रहे थे, उस तरह से गीता हम नहीं पढ़ते। ठीक एक बात। एक 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 शब्द को, और संस्कृत को इतनी गूढ़ता से एक एक उसका अन्वय, शब्द शब्द विभेद वगैरह सब बहुत ही विस्तार से पढ़ा। मैंने तो अपने अमेरिकन कंपनी से हाँ, स्टैनफोर्ड सपोर्टेड हिंदी हिंदी कोर्स की किताबें भी पब्लिश करी हैं, जिसमें अल्फाबेट से शुरू होता है सारा। तो इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश माध्यम से हिंदी पढ़ाने के लिए जो किताबें यूज होती हैं, वो सारी हमने करी हैं वहाँ पर। तो मैंने देखा वहाँ रुचि है लोगों में, और वो हिंदी सीखना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, सही जब बात। हमारे यहाँ अंग्रेजी 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 गाते रहते हैं ज्यादा। मेरी खुद की जो नातिन है, उसने उस वो लैंग्वेज पे कर रही है, लैंग्वेज ले रही। वो लोगों को लैंग्वेज में इंटरेस्ट होता है, तो वो मोस्टली जापानी लैंग्वेज लेगी शायद। लेकिन उसके बावजूद तो उसको पता है कि संस्कृत में महाभारत है, तो पूछ रही थी कि नानी महाभारत पढ़नी है। मैंने कहा कभी छुट्टी में आओ, तुमको पढ़ाते हैं महाभारत, संस्कृत सीखनी है। मैंने कहा एकदम आज संस्कृत सीखोगे कल महाभारत पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, तुमको पढ़ना चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं लाइफ में। और ये एक बड़ा लिटरेचर है, बहुत बड़ा लिटरेचर है ये, क्योंकि हमारे पास जीवित लिटरेचर बहुत है अभी, यस। और देशों में नहीं। महाभारत ही आप देख लीजिए, कितना जीवित है, इतना बड़ा। कहाँ पर, किस देश में इतना बड़ा साहित्य उस जमाने कहीं का? नहीं, कहीं नहीं। तो होमर वगैरह सब खत्म से हो गए। तो सब। हाँ, तो ये इसलिए फिर वो, मैंने देखा कि वो अपने आप ही वहां पे है, इंटरेस्ट लोगों को है। जी हाँ। अ, सभी भाषाएं सीखने का है, कल्चर सीखने का है, साहित्य सीखने का है। और मैंने यहाँ तक चीन तक में देखा था कि वो उन लोगों ने, सबने टैगोर को टैगोर को अनुवाद, हालांकि वो किसी बच्चे ने कहा भी कि अनुवाद बहुत खराब लगा मुझे। मैंने कहा खराब हो सकता है अनुवाद, क्योंकि वो तो गीत था। तो वो उन्होंने पढ़ा है, टैगोर को पढ़ा है। बंगला के लिए बहुत सम्मान है उनका, क्योंकि टैगोर के कारण, टैगोर के कारण। और टैगोर के कारण बंगला का बहुत सम्मान है। बुद्ध के कारण उनको ये भारत इसलिए पसंद है क्योंकि बुद्ध की भूमि। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो इस, हाँ, वियतनाम के भी लोगों ने मुझे कहा। टर्की पे भी देखिए, उनका ये था कि वहां से सूत जाता था एक जमाने में, कॉटन जाता था।
तो मैं एक टर्की के डेंजिली प्रांत में गई, तो उसमें दुकानदार ने कहा कि आप मुझे कोई सिक्के दे दीजिए। बाई चांस मेरे पास कोई पैसा नहीं था इंडियन। कहते आप मुझे अगर 5 सिक्के दे देंगे, मैं आपको एक टर्की का 500 रुपया दे दूंगा। मैंने कहा मेरे पैसा नहीं लेती, मैं तुमको दे देती, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास नहीं। तो इतना सम्मान है, सम्मान है। क्योंकि ये जो ऐतिहासिक जो संबंध थे भारत के पुराने जमाने में, है ना, तो वो जी। सबसे रहे हैं। ईरान से भी रहे हैं। ईरान से तो बहुत पुराने। ईरान, सिल्क रूट से के थ्रू सेंट्रल एशिया में हर कंट्री के साथ उनका संबंध है। और देखिए परसापोलिस में अभी भी भारतीयों की फोटो है। जो बताया, परसापोलिस में दीवार में फोटो है कि भाई लोग विदेशों से आते थे, कुछ जो पगड़ जो बचे हुए हैं, तो उसमें 5 लोग हैं, तो उसमें वही पगड़ी बांधी हुई है और धोती है। आधी जैसे अपने यहाँ पहनते हैं ना, बांधी लंगोट वाली धोती, तो ये भारतीय आए थे वहां पे। तो इस तरह का है। वहां पे भी बहुत ज्यादा मैंने देखा, हालांकि वो वहां पर इस्लाम होने के कारण और इस्लाम की कट्टरता होने के कारण, वहां की पॉलिटिक्स के कारण लोग सामने नहीं बोलते, लेकिन पीछे से बोलते। इंडोनेशिया में तो दीदी बहुत स्पष्ट रूप से हिंदू संस्कृति को अपना के रखा हुआ है। आज वहाँ बाली में हर दिन रामायण का वो उसका कारण ये था कि जो दक्षिण भारत के राजा लोगों ने राज किया है ना, वियतनाम का एक हिस्सा, इंडोनेशिया, बाली, वहां पर हमारे दक्षिण भारत के राजाओं ने राज किया है। जी। पांडी और चेरी वंश के राजाओं ने वहां तक जाके राज किया। तो वहां पर हिंदू थे और मंदिर गए हैं, संस्कृति गई है। और ये हिंदू से मुस्लिम इस्लाम आना बहुत लेट हुआ है वहां पे। अभी इस्लाम हो, लेकिन उनके मन में नफरत नहीं है हिंदू के प्रति। नहीं, बिल्कुल नफरत नहीं है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म हमारी हिंदू हिंदू जो एक्टिविटीज हैं या जो बैकग्राउंड है वो हमारी संस्कृति है। वो ठीक है, धर्म हमने अपना लिया, लेकिन संस्कृति तो नहीं छोड़ेंगे। जी। और वियतनाम देखिए बिल्कुल कम्युनिस्ट देश है, बिल्कुल कम्युनिस्ट है, लेकिन उनके साथ में आप वो मकान में एक साइड में बुद्ध का झंडा होता है, दूसरी साइड में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा होता है। उसके बावजूद भी वो मेरे कई लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा, ओ बुद्धा के प्रदेश से आए, बुद्धा के देश से आए, ऐसे हाथ जोड़े। तो इतना सम्मान है भारत के लिए, कृष्ण के लिए भी सम्मान है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल विभागों में बांटते, हम किसी को विभाग में नहीं बांट सकते। अब आपसे चर्चा करते हैं पाठकों के बारे में। ऐसी समस्या है कि हिंदी में पाठकों की संख्या कम है। जैसे लेखक बहुत कुछ लिख रहे हैं, लेकिन पाठक लोग उनसे जुड़े नहीं हैं, उतना जुड़ाव नहीं हो रहा उतना। वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हम लोगों ने साहित्य पढ़ा था, हम लोग पागलों जैसे पढ़ते थे। उस समय के जो लेखक थे, जैसे धर्मवीर भारती भी जो लिखते थे, तो उसको पी जाते थे। या उस समय मुझे याद है कि धर्मयुग में जो धारावाहिक कहानियां चलती थी, जो कहानियां चलती थी, जो पर्यटक वगैरह चलता था, पी जाते थे उसको। और वो जो चीज थी वो नहीं रही। उसका कारण तो एक तो हमें मालूम है कि तकनीक आ गई है। उसके कारण क्या हुआ कि रीडिंग हमारी खत्म हो गई। लेकिन अब हम इसको जब कहते हैं, भारतीय लोग ये कहते थे अरे हम क्या करें, लेकिन वहीं पे मैं देखती हूँ कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, मतलब छोटी पोती है, जब भी 10 साल की है, नातिन लंदन में रही है। वहां पर वो लोग, मैं 2 साल पहले गई थी, तब तक उसने पूरे के पूरे शेक्सपियर के 9 जो उसके नाटक थे वो उसने पढ़ चुके थे। वो बच्चों के भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी आते हैं। और पढ़ के फिर हम लोगों को शेक्सपियर को उधर जाना था नाटक देखने के लिए, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा ये लिटरेचर, सही बात है। तो उसने मुझे बैठ के समझाया कि नानी ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा है। तो फिर मैंने ये देखा कि वहां पर बच्चों को लिटरेचर पढ़ने में बहुत ही कहानी, जैसे आप किसी भी पास लाइब्रेरी है, वहां पे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि अगर तुम ये 3 किताब पढ़ लोगे और इसमें से तुम्हें 10 क्वेश्चन पूछेंगे, इसके जवाब दोगे, तो तुमको ये पुरस्कार मिला लेगा, ये पुरस्कार। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए बहुत से माध्यम। और जब हम शेक्सपियर वगैरह यहाँ पर गए, तो वहां देखा कि वहां पर जो टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है कि वो जो देखने आते हैं बच्चे, उनको इकट्ठा करके कहानियां सुनाती हैं किताब में से। फिर वहीं पे जो नाटक थे, ये जो अभिनेता थे, वो अगर आप एक जगह पे बैठ जाइए तो अभिनेता आके आपसे पूछेंगे कि भाई आप
कौन सा हिस्सा सुनना चाहते हैं, और उसके बाद में वो नाटक करके भी दिखाता। तो जब मैंने ये देखा कि अगर इंग्लैंड, ठीक है, आज ऐसा तो नहीं है कि कुछ तो है ही इंग्लैंड में कि आज भी वो स्ट्रांग है, यूरोप में स्ट्रांग कंट्री मानी जाती है आज भी, और वो इतना छोटा सा देश है, हमारे देश का तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, और इसके बावजूद भी अभी स्ट्रांग है। और वो इतना, उसको ये डर नहीं है कि ये साइंस के लोग कम है और यहाँ ये है वो है। तो लिटरेचर को उन्होंने अपमानित नहीं किया हुआ है। शेक्सपियर को इतना चढ़ा दिया, क्या हम कालिदास को चढ़ा पाए? हमने किया ही नहीं, हमने पढ़ाया ही नहीं, हमने रीडिंग हैबिट नहीं डाली, और उसमें हम लोग त्रुटि, हमने बहुत गलतियां की। ठीक बात है। मैंने शिशु रचनाकारों के लिए, बाल रचनाकारों के लिए विशेष प्रोग्राम रखा है। हमारा सबसे छोटी उम्र का जो रचनाकार है वो 6 साल का है। वाह, क्या बात है। और 15 साल तक की, 6 साल से 15 साल तक के जो हमारे रचनाकार हैं वो 10 किताबें लिख चुके हैं। क्या बात है। हमने पब्लिश करी हैं ऑन प्रायोरिटी। वैसे तो हमारे यहाँ रचनाकारों का स्पैन 6 वर्ष से लेकर के 99 ईयर्स तक का है। क्या बात। डॉक्टर रामदरस मिश्र जो हैं वो 98 के हो गए और 99 साल में चल रहे हैं, तो उनके भी हमने कई किताबें छापे हैं। लेकिन बच्चों के लिए हमने एक विशेष रखा हुआ है कि अगर बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनकी किताब प्राथमिकता के आधार पर छापते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा व्यक्तिगत है, कि आपको घूमने का शौक है, तो वो मुझे आपकी एक स्पेशल हॉबी लगती है। तो कहाँ कहाँ घूमे आप अब अभी तक, किन क्षेत्रों में आपने एक्सप्लोर किया? देखिए, घूमने का शौक तो मुझे इतना था पहले से ही, लेकिन मैं उस परिवार में या उस जमाने में पैदा हुई जहाँ लड़की को दरवाजे पे भी नहीं खड़ा होने देते जी। हम लोगों को आंगन से भी क्रॉस करने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने साइकिलिंग सीखी थी बाई चांस आगे से, और साइकिलिंग से मुझे जाना पड़ा, तो वो मेरे घूमने का शौक वहीं से। मुझे इतना शौक था घूमने का कि मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो मैं लॉन्ग रूट वाली बस लेती थी कि मुझे ज्यादा बैठना पड़े। फिर उसके बाद हाँ, तो भगवान ने मुझे ऐसा किया कि मेरी शादी त्रिवेंद्रम कर दी। उस समय राजस्थान से त्रिवेंद्रम आने में 4 दिन लगते थे जी। ट्रेन से ही आते थे, पैसा तो इतना होता ही नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में भी नहीं होता था पैसा, तो ट्रेन से ही आते। और वो मुझे बहुत आनंददायक वो यात्राएं, जो 4 दिन की जो ट्रेन की यात्रा होती थी, हम लोग सेकंड क्लास में अब बहुत इंजॉय करते थे। हमारे बच्चों को भी याद है कि हम वो जो जर्नी हमने एंजॉय की, आज आप हवाई जहाज से नहीं कर सकते। नहीं। और मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट हैं, उनको घूमने का बिल्कुल भी शौक नहीं। तो सारी हमारी एलटीसी बेकार गई, इसी बात की हमारे दोनों में लड़ाई भी होती थी कि आप घूमने ही नहीं जा रहे। और फिर भगवान ने रास्ता चौका तो मुझे विदेशों के बहुत मिले। अभी भी देखिए मेरे को मुझे यहाँ पर दुबई का मिला हुआ है, टिकट है मेरे पास में। अभी कल परसों भेजा थे, मैंने उनको कैंसिल किया कि मेरी तबीयत तो इलाज चल रहा है, मैं इस समय तो कोरोना के टाइम में से, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है मैं नहीं आ सकती। ठीक बात। तो फिर भगवान ने किया ऐसा, तो एक साल में 5 कंट्री। और ये बात थी मेरे घर में कि मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका नहीं। आप ये सोचिए कि मैं अकेले कोलंबिया पहुंच गई, जो लोग जाने को किसी के साथ तैयार, 3 फ्लाइट्स बदल के, 4 फ्लाइट बदल के, और मुझे कभी डर ही नहीं लगा। अपने आप ही मैं चली जाती कहीं भी। सब कोई पूछता था कि आप जैसे आप चाइना में पहली बार गए तो डर तो लगेगा, क्योंकि वहां पर आपका मोबाइल भी काम नहीं करता है, आपके सब बैन हो जाते हैं, और आपकी गूगल नहीं, जीमेल काम नहीं करती, आप क्या करें? तो सब उस समय तो वीचैट था, तो वीचैट हमने वहां जाके ज्वाइन किया, तो अब वीचैट भी खत्म हो गया, तो वो भी नहीं रहा। तो आप ये सोचिए कि वहां पे भी मैं चली गई, और एक बार ने उस समय मेरा हाथ टूट गया था, तब भी मैं चली गई, और एक बार नहीं मैं 4 बार चली। और मुझे ये लगा कि अगर आप कोई आत्मविश्वास से जाते हैं जी, मेरे साथ कभी धोखा नहीं कि मैं वहां गई हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मेरे को कोई लेने नहीं आया। हर जगह मुझे कोई लेने आ गया, हर जगह मुझे कोई मदद मिली है, अनजान व्यक्ति ने भी मदद की है। अब बहुत सी गलतियां भी होती हैं, भाषाएं नहीं समझ में आती हैं, तो अनजान व्यक्ति भी आपकी मदद करता है, आप निकलिए तो सही।
ठीक हम बात। लोग निकलने नहीं देते बच्चों को, लड़कियों को नहीं निकलने देते हैं। हम कहते हैं 10 बजे के अंदर कर लो लड़कियों को घर में। अरे क्यों भाई, आप बाहर मत जाओ, आप ये नहीं करो, आप लड़कियों को मजबूत बनाइए ना, आप निकलने क्यों नहीं देते? ये एक है कि घूमना बहुत जरूरी, बहुत चाहे जरूरी। लड़का हो चाहे लड़की है। आप किताब से नहीं सीख सकते, आप 5 किताब से जितना सीखेंगे उससे ज्यादा आप एक यात्रा से। लेकिन यात्रा आपकी वैसी नहीं होनी चाहिए जो होती है ना ये आजकल जो वो आपको एक ले जाता है भीड़ में और फिर वो इसकी फोटो खींची ली, उसकी फोटो खींचे ही नहीं, कैमरा रखे ही नहीं। यात्रा ऐसी होनी चाहिए। मैं 3 महीने जब जर्मनी में रही तो मैं ट्रेन का टिकट था, मैं ट्रेन में चढ़ जाती थी, कहीं भी किसी भी स्टेशन पर उतर के उस एरिया को मैं घूम कर आती। वेरी गुड। तो यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता ही नहीं हो कि लक्ष्य क्या है आपका, तब आपको थ्रिल आता है, मजा आता है। मजा आता। तो वो मैंने बहुत आनंद उठाया। अब अब देखिए लास्ट फिर में, अंत में दीदी ये चाहूंगा कि नवोदित अपने अनुभव के आधार पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या संदेश देंगी नवोदित और उदीयमान लेखकों के लिए? वो सुनेंगे तो मैं क्या दूंगी, वो सुनेंगे ही नहीं, है ना। पहली बात तो आज आज किसी ने सुनना ही बंद कर दिया है, नई पीढ़ी ने आपको सुनना। हम जैसे हमारे जो आज भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो अपने जो टीचर्स थे, गुरु थे, उनको याद करके ही करते हैं। आज भी हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि भाई गुप्ता जी ने ये सिखाया था, तो हम एक बात सिखाई थी तो 10 हमने सीख ली, उसके बाद भी हम उनको क्रेडिट देते हुए याद करते हैं। आज नहीं सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो सीखना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगी ना कि आप जो भी कर रहे हैं बैठ के शांति से, बिना लक्ष्य निर्धारित। आज क्या कर रहे हैं, बच्चों को लक्ष्य कर दिया, तुमको फर्स्ट आना है, तुमको इंजीनियर बनना है। अरे तुम 5वीं में पढ़ रहे हो, तुमको इंजीनियर का मतलब क्या है पता? तुम तो अभी से पढ़ो, ये पता लगाओ कि तुमको क्या विषय है। तुम 9th में जाओ तब पता लगाओ कि तुमको साइंस लेना है या आर्ट्स लेना। अभी से कैसे तुम 5 साल की उम्र में इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ? तो ये तो पहले ही हम लोग ही गलती करते, पेरेंट्स ही गलती कर रहे हैं आजकल के। तो दूसरी बात यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको एक आनंद की दृष्टि से करिए, उसको लक्ष्य बनाकर कि मैं उससे इससे मुझे ये फायदा होगा, उससे मेरे ये कांटेक्ट होंगे, मैं ये शॉर्टकट ले लूं, वो कर लूं। थोड़े दिनों में आप खुद से धोखा देना, चोरी करना सीख जाएंगे। और जब आप खुद को धोखा या चोरी देने लगेंगे तो आप विद्या से तो अपने आप चले जाएंगे, यानी ज्ञान और विद्या से आप दूर चले। ठीक बात है। तो जी दीदी। हाँ, तो कहने का यही मतलब है कि लेखन एक बहुत ही सावधानी से, आराम से, सोच समझ के करने वाला काम है। जी। चाहे कला हो, चाहे लेखन हो, चाहे चिंतन हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि चाइना में मैं 1 महीने की रेजिडेंसी में रही थी। 600 साल पुराना गांव था वहां का। 600 उसमें 100 साल के पुराने मकान था, उसको उन्होंने नया बनाया था, उसमें मैं रही। तो उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे। तो फिर मेरे एक आर्टिस्ट आए थे, कलाकार। तो मैंने उनसे बात की कि भाई आपकी कला में क्या है? तो उसने कहा कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, चाइना में हमेशा से ये कहा गया है कलाकार के लिए कि आप प्रकृति के पास जाओ, आप पहाड़ों पे जाओ, बैठो, देखो, कॉपी मत करो। उस समय बैठ के उकेरने मत लगो, बनाने मत लगो चित्र, वापस आ जाओ, सो जाओ। इसके बाद में दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर सोचो और फिर तुम चित्र बनाओ। वो तुम्हारा ओरिजिनल होगा, है वो तुम्हारा, क्योंकि तुमने कॉपी नहीं किया, तुमने फिर से क्रिएट किया है। ऐसा नहीं कि आपने चित्र देखा और उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। ये उन्होंने बताया। फिर मुझे ये कहा कि दुख की बात है कि भारत में जो चित्रकला बहुत ज्यादा थी, अब वो चित्रकला वो नहीं रही। उसमें एशिया में उसमें जो एशिया के जो उनके जो चित्रकला के जो एग्जीबिशंस होती है, उसमें भारतीय चित्रकला थोड़ी डाउन जा रही है। मैंने कहा भारत की चित्रकला तो बहुत विकसित रही है। तो कहते हैं हाँ यही दुख की बात है, क्योंकि बहुत सी वैरायटी है, क्योंकि भारत एकमात्र देश है जिसके पास में इतनी सारी भाषाएं जी। और इतनी सारी वैरायटी है। विविधता में भारत की बराबरी कोई नहीं करता। चीन की भी विविधता खत्म कर दी उनके शासकों ने। चीन में भी बहुत विविधता थी, उसको खत्म कर दी उनके शासकों ने। मंगोल में, चीन में भी खत्म कर दी, टर्की में। सिर्फ भारत ने बचा के रखा।
किसी भी जगह। और कला में भी, आर्ट में भी आप, और दूसरा आप जो लिख रहे हैं वो बहुत ओरिजिनल आपका व्यक्तिगत होना। अगर मैंने माँ के बारे में कविता लिखी है तो ये मेरी माँ थी, वही लिखा है मैंने। जी तो वो क्योंकि ये व्यक्तिगत थी तो वो सार्वजनिक हो गई। हर व्यक्तिगत चीज सार्वजनिक हो जाती है क्योंकि आप उसको ईमानदारी से लिखते। अगर मैं किसी दूसरे की माँ को देख के या दूसरे की कविता को देख के लिखूंगी तो वो 10 लोगों के पास भी नहीं पहुंची। लेकिन जो मैंने अपनी माँ को अनुभूत करके लिखा वो सबके पास पहुंचे, क्योंकि जो व्यक्तिगत होता है वो सार्वजनिक होता है। तो आप जो भी लिख रहे हैं कहीं भी है, आप अपने अनुभव लिखिए, अपने विचार लिखिए, पढ़िए, आप सब सीखिए, सबसे करिए। आप लेखन भी वही करिए जो आपका अपना, कला भी वही करिए। हमारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा खजाना है। भारत के बच्चे बहुत भाग्यशील है कि उनके पास इतना खजाना है, और अगर उसको फायदा नहीं उठाते हैं तो बहुत दुर्भाग्य। मुझे एक फ्रांसीसी से लड़की ने कहा था कि भारत ने योग शुरू किया है और उस योग को हम डेवलप कर रहे हैं, यूरोपीय डेवलप कर करेक्ट। रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं योग के नाम से सिर्फ एक्सरसाइज कर। सही है। धन्यवाद दीदी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत दिनों बाद मैंने किसी से बात की, तो बहुत बहुत शुक्रिया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे ही एक किसी चर्चा में, जब वैदिक साहित्य के बारे में हम एक चर्चा रखना चाहते हैं तो उसमें हम आपको एक बार फिर तकलीफ देंगे। और उसके साथ ही मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और धन्यवाद एवं आभार कि आपने जो है ना हमें समय दिया, अनुस्वार मंच को आपने इतनी सारी अनुभवों के साथ साझा किया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।